हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साउंड का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने साउंड मींस वेव के बारे में स्टडी किया था कि तीन टाइप के वेव होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने स्टडी किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में स्टडी किया था और ट्रांसवर्स वेव के बारे में स्टडी किया था। अब हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा है साउंड का, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव। हमने स्टडी किया है अब वेव के टाइप। तो ट्रैवलिंग वेव जो कंटिन्यूअस ट्रैवल करता है, इस ट्रैवलिंग वेव में मैकेनिकल वेव भी आता है। कौन सा वेव आता है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का हमने स्टडी कर लिया है। मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस मैकेनिकल वेव का हमें स्पीड डिटरमाइन करना है या स्पीड के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्पीड, मैकेनिकल वेव का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर पे। फर्स्ट, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम मींस मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये दो फैक्टर हमें याद रखने हैं। अगर मुझे स्पीड मैकेनिकल वेव का फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? एक इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक होनी चाहिए इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड दूसरा डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम इलास्टिक किस में है वो हमें फाइंड आउट करना होगा एंड देन डेंसिटी पे। अब देखो, अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो मैं स्पीड का कॉमन फॉर्मूला आपके लिए लिख के रखा हूं। तो स्पीड का कॉमन फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होगा यहाँ? इलास्टिसिटी कौन सी है वो, या हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये हमारा कॉमन फॉर्मूला, ये हमारा क्या है? कॉमन फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूला यूज करके हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी स्पीड निकालना है और ट्रांसवर्स वेव का भी स्पीड हमें निकालना है। ये फॉर्मूला हमारे बुक के स्कोप के बाहर है, तो ये कहां से आया उसके बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि ये क्या है? हमारे बुक के स्कोप के बाहर का है। तो अगर ये फॉर्मूला स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, ये कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम फाइंड आउट करने वाले पहला वेव, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो फर्स्ट किसका स्पीड फाइंड करेंगे? द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमने स्टडी किया है, क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव का स्पीड डिटरमाइन करने के लिए हमें रिस्टोरिंग फोर्स समझना जरूरी होता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे है। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करता हूं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, इसको मैंने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या होगा? जैसे ही मैं अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। अब स्प्रिंग अपनी जगह पे जाने के लिए कोशिश करेगा, उसके लिए वो फोर्स अप्लाई करेगा, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा, स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। वापस आने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया उसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। उसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये समझ में आ गया। रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे ही मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं उसमें क्या आ जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। उसकी वजह से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस रिगेन करता है। ओरिजिनल पोजीशन वापस रिगेन करता है। अब देखो, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल क्या करते हैं? अप एंड डाउन मोशन करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल क्या करते हैं? अप एंड डाउन मोशन करते हैं। जैसे ही वो अप जाता है वो अपनी जगह पे वापस आता है, उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही वो नीचे जाएगा वापस अपनी मेन पोजीशन पे रिटर्न आएगा, उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। तो ट्रांसवर्स वेव में भी रिस्टोरिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ट्रांसवर्स वेव में भी रिस्टोरिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पीड ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ मीडियम। तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? रिस्टोरिंग फोर्स पे। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन मीडियम। ओके, इन
मीडियम। तो मीडियम में कितना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, देन स्पीड, ये तो हो गया एक प्रॉपर्टी, ये इलास्टिक नेचर के लिए रिस्टोरिंग फोर्स हमें जरूरी है। दूसरी डेंसिटी, दूसरी क्या है? डेंसिटी। तो यहां हम यूज करेंगे डेंसिटी, दैट इज मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स पे और एक है मास डेंसिटी। ठीक है, जनरली अब देखो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सो वेव क्रिएट ऑन अ वाटर सरफेस, wave create on a water surface और wave create on a string, wave create on a string। अगर किसी वायर पे wave create होता है that is nothing but a transverse wave। तो हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे wave create on a string। ठीक है, so wave produced on string। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि लूज है, बहुत ही लूज है। अगर मैं इसको प्लंग करूंगा तो इस पे वेव क्रिएट नहीं होगा, अच्छे से वेव क्रिएट नहीं होगा। अगर आप गिटार का एग्जांपल देख दो, गिटार की अगर वायर लूज होंगी या स्ट्रिंग लूज होंगे, स्ट्रिंग लूज होंगे तो गिटार प्रॉपर बजेगा नहीं या उस पे वेव क्रिएट नहीं होगा, वो वाइब्रेट नहीं करेगा वायर। तो अगर गिटार के वायर हम फिट कर देंगे, एकदम टाइट कर देंगे, तो ये वाइब्रेट अच्छे से होगा, इस तरह से वो वाइब्रेट होगा अच्छे से, ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा। मींस इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स लाने के लिए मैंने क्या अप्लाई किया? टेंशन। इसको टाइट कर दिया स्प्रिंग को अच्छे से, सो टेंशन की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। तो यहां इलास्टिक प्रॉपर्टी, यहां जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आ रही है? वो आ रही है बिकॉज ऑफ टेंशन। तो यहां इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। तो ट्रांसवर्स वेव में इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? टेंशन की वजह से। दूसरा हमने स्ट्रिंग लिया है, हमने स्ट्रिंग लिया है, तो स्ट्रिंग मींस वन डायमेंशनल मटेरियल है। तो इसकी डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? इसका लेंथ अगर L है, इसका लेंथ L है और इसका मास कैपिटल M है। इफ कैपिटल M इज मास ऑफ स्ट्रिंग and capital L is length of string, so density का फॉर्मूला क्या होगा? therefore density और mass density small m is equal to mass upon length, mass upon length। ठीक है, अब mass upon length क्यों लिया मैंने? क्योंकि अगर वन डायमेंशनल मटेरियल होगा तो लेंथ लेना पड़ता है, टू डायमेंशनल मटेरियल होगा तो एरिया लेना पड़ता है, सरफेस डेंसिटी, और थ्री डायमेंशनल होगा तो वॉल्यूम डेंसिटी लेना पड़ता है। ठीक है, तो डेंसिटी डिपेंड करता है। डेंसिटी जनरली हम क्या लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों लिखते हैं? क्योंकि थ्री डायमेंशनल मटेरियल, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है इसलिए थ्री डायमेंशनल, लेकिन यहाँ सिर्फ लेंथ है वायर को, इसलिए मास अपॉन लेंथ ये डेंसिटी होता है। ये समझ में आ गया? तो अब हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है और हमारे पास डेंसिटी है, तो हम स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा? टेंशन, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला, किसके लिए? ट्रांसवर्स वेव के लिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो हमारे बुक के स्कोप के बाहर है, तो इसके बारे में मत सोचो, सिर्फ इसको याद रखो। टेंशन और मास पे ये, डेंसिटी पे ये डिपेंड रहता है। देखो ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना किसी चीज पे, किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंशन और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग पे जो वेव क्रिएट हो रहा है वो। So it does not depend on the wavelength or a frequency of wave. It is depend on tension and density. तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव के। तो स्पीड ट्रांसवर्स वेव का समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में ही तो हम स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं?
जिस डायरेक्शन में वेव आगे आगे जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। मींस अगर ये पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेंगे और वेव भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। मींस पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे और वेव भी ऐसे उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते करते पार्टिकल वेव आगे आगे जाएगा। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्या क्रिएट होगा, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो इसकी वजह से कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। तो पार्टिकल क्या करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं और उसकी वजह से वेव आगे आगे जाता है एंड उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब कॉम्प्रेशन किसे कहा जाता है, कॉम्प्रेशन मींस क्या होते हैं, पार्टिकल नजदीक आते हैं। पार्टिकल क्या आते हैं, नजदीक आते हैं एक दूसरे के, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन। इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन। और अगर पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो कॉम्प्रेशन में पार्टिकल नजदीक आते हैं और रेयरफेक्शन में पार्टिकल दूर जाते हैं। तो पार्टिकल नजदीक आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी और अगर रेयरफेक्शन होगा तो डेंसिटी घटेगी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ये इस पे डिपेंड करती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन पे। पार्टिकल कितने नजदीक आते, पार्टिकल नजदीक आ गए मींस प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई। पार्टिकल दूर चले गए मींस प्रेशर घट गया, डेंसिटी घट गई। हमने ये सीखा है प्रॉपर्टीज में। अगर नहीं आपको पता है तो आप पिछले वाला लेक्चर देखो, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहां से ट्रेवल करता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल साउंड है। क्या है, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये साउंड वेव एग्जांपल है। तो अब साउंड कहां से कौन से मटेरियल से ट्रेवल करता है, ये लिक्विड से ट्रेवल करता है, सॉलिड से ट्रेवल करता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ओके, एंड गैसेस, तीनों में से भी ये ट्रेवल करता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, और सबसे कम स्पीड गैसेस में होता है। याद रखो सॉलिड और लिक्विड में स्पीड ज्यादा होता है कंपेयर टू गैस, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है, सॉलिड में। इसका टेबल आपको बुक में दिया है, आप देख लो एक बार। अब ये जो स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, वो स्पीड पहले फाइंड आउट किया न्यूटन ने उसके ऊपर फॉर्मूला बनाया। तो अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर हमें सीखना है तो हम पहले न्यूटन फॉर्मूला का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे, न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मींस साउंड, हम एग्जांपल साउंड ले रहे हैं तो साउंड का स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या फाइंड करने वाले हैं हम, वेलोसिटी ऑफ साउंड। किसने बनाया फॉर्मूला, न्यूटन ने बनाया है। ओके, न्यूटन ने बनाया है फॉर्मूला। अब देखते हैं न्यूटन ने क्या कहा हमें। अगर आपको पता है कि प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव आगे कैसे जाता है, वो न्यूटन ने स्टडी किया। उसको पता चला कि कॉम्प्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, कॉम्प्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, सो क्या होता है, अगर कॉम्प्रेशन होगा, अगर कॉम्प्रेशन होगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज। एंड अगर रेयरफेक्शन होगा सो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज। तो न्यूटन ने ये देखा, जैसे ही कॉम्प्रेशन हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं, रेयरफेक्शन हो रहा है डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम ज्यादा, और ऐसे होते होते तो अब इस तरह से वेव ट्रेवल कर रहा है। तो अब इलास्टिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अब स्पीड, हमें पता है स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलास्टिक नेचर लगेगा, इलास्टिक नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड दूसरा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डेंसिटी। अब ये तो डेंसिटी चेंज हो रही है, तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिक नेचर और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब न्यूटन ने कॉमन फॉर्मूला बना लिया अपना। कॉमन फॉर्मूला क्या कहता है हमें,
चलिए, तो कॉमन फॉर्मूला न्यूटन ने कहा कि वेलोसिटी डिपेंड करेगी हमारी इलास्टिक नेचर पे और दूसरा डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। डेंसिटी अब हमने रो ले लिया है क्योंकि अभी 3 डायमेंशनल में से एयर में कहीं भी वेव जा सकता है, इसलिए डेंसिटी रो से इंडिकेट की जाती है। वेयर ई इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमने कहा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो इज डेंसिटी, रो क्या है? डेंसिटी, रो हमारी डेंसिटी है। तो अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी इनको फाइंड आउट करना है। तो न्यूटन ने एज्यूम क्या किया? अब न्यूटन ने एज्यूम किया, पहले न्यूटन एज्यूम दैट, न्यूटन ने क्या एज्यूम किया? उसने कहा ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देयर इज नो चेंज इन एवरेज टेम्परेचर। जैसे ही साउंड आगे आगे बढ़ता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि रैपिड क्या होता है? प्रोपोगेशन रैपिड हो रहा है या प्रोसेस रैपिड हो रहा है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन की प्रोसेस क्या हो रही है? रैपिड हो रहा है। उसने कहा एवरेज टेम्परेचर नॉट चेंज। क्या कहा? एवरेज टेम्परेचर नॉट चेंज। तो ये किसने एज्यूम किया? न्यूटन ने एज्यूम किया कि कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेयरफेक्शन में टेम्परेचर घटेगा, लेकिन एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ गया, उतना ही टेम्परेचर घट गया रेयरफेक्शन में, तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। सो टेम्परेचर नॉट चेंज। तो उसने कहा कि ये कौन सा प्रोसेस है, और ये इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है कि जो एक्सेस हीट क्रिएट हो रहा है वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। देखो, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन होने की वजह से यहाँ हीट जनरेट हो गया, या यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये टेम्परेचर सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बहुत रैपिड है, तुरंत रेयरफेक्शन होगा, तो रेयरफेक्शन में टेम्परेचर घट गया। अब ये सराउंडिंग से टेम्परेचर नहीं ले पा रहा है, तो ये रैपिड एक्शन है, इसलिए टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो एवरेज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो उसने कहा कि ये प्रोसेस कौन सा है? दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है वो प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब जो इलास्टिसिटी होगी वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें जो इलास्टिक कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा आइसोथर्मल वाला। ठीक है। सो यहां टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये समझ में आ गया। तो यहां जो इलास्टिसिटी लगेगी दैट इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ये आपको आएगा इलास्टिसिटी चैप्टर में कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ बल्क मॉड्यूलस। ये क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस। ये आपको आएगा। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट अ प्रेशर। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? प्रेशर होता है। तो अभी जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कैसे होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? प्रेशर, और नीचे डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना होगा। अब ये करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे? सो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला स्टडी किया हमने, P इज इक्वल टू एच डी जी। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला है। एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे P का फॉर्मूला क्या होगा? HDG। अब ये फॉर्मूला पुट करते हैं हम। अब ये फॉर्मूला क्या करते हैं हम? पुट करते हैं, और उसके ऊपर से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? V इज इक्वल टू अंडर रूट HDG डिवाइडेड बाय रो, वेर H हाइट ऑफ मर्क्यूरी, वो कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे? 0.76 मीटर ऑफ Hg। देन D क्या होगा हमारा? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 kg मीटर क्यूब। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी।
देन जी का वैल्यू तो पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ एयर, मीडियम का है ना डेंसिटी, तो मीडियम कौन सा, एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो एयर की डेंसिटी होती है 1.293 kg मीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। अब ये सारे वैल्यू न्यूटन ने इसमें पुट कर दिए, ये सारे वैल्यू न्यूटन ने इसमें पुट कर दिए, तो h का वैल्यू 0.76 इंटू डी का वैल्यू 13600 इंटू जी का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू 1.293, और न्यूटन ने आंसर फाइंड आउट किया। क्या आया होगा आंसर, अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 279.9 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर फाइंड आउट किया न्यूटन ने। ठीक है, 279.9 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर फाइंड आउट किया एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारे न्यूटन ने वेलोसिटी फाइंड आउट की। अब बहुत लोगों ने इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट करके रखा था, बहुत लोगों ने इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट करके रखा था, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी हमारी 332 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी, और न्यूटन का वैल्यू कितना आया, 279.9 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जमीन आसमान का फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा एरर है, 273 मींस 80 लगभग, और यहां तो बहुत, तो यहां नियर अबाउट 16% से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो न्यूटन को पूछा ऐसा क्यों, न्यूटन बता नहीं पाया, न्यूटन सेटिस्फैक्टरी आंसर इसका दे नहीं पाया, इसलिए न्यूटन का ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। देखा बच्चों, न्यूटन भी रॉन्ग होता है, ठीक है, तो न्यूटन इसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, सो इसको फिर ये जो उसका प्रेडिक्शन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसको बाद में रिजॉल्व किया फ्रेंच फिजिसिस्ट ने, पेरी सिमोन लैप्लास, किसने इसको करेक्ट किसने किया, मींस न्यूटन के फॉर्मूला को करेक्ट किसने किया, लैप्लास ने किया, या पेरी सिमोन लैप्लास ने इसको करेक्ट किया, उसे कहा गया लैप्लास करेक्शन, उसे क्या कहा गया, लैप्लास करेक्शन। तो न्यूटन फॉर्मूला समझ में आ गया, न्यूटन फॉर्मूला याद रखो, न्यूटन फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, अब हमें फाइंड करना है उसके ऊपर लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास ने करेक्शन क्या की, तो न्यूटन ने क्या माना था, न्यूटन ने कहा था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये क्या है, रैपिड प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। लैप्लास ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लैप्लास, अब साउंड वेव क्या जनरेट करता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ओके, ये क्या है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये क्या है, बहुत फास्ट प्रोसेस, ये क्या है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ऐसा न्यूटन ने कहा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये रैपिड प्रोसेस है, क्या है, रैपिड प्रोसेस है। सो अब यहां क्या हो रहा है, अगर रैपिड प्रोसेस है तो यहां से सफिशिएंट जो हीट है उसको डेसिपेट होने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये तो हमने कहा था कि हीट बाहर नहीं जा रही है, हीट अंदर नहीं आ रही है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। न्यूटन ने क्या कहा था उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे ही न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था तो उसने इलास्टिसिटी आइसोथर्मल के हिसाब से ले ली, लेकिन लैप्लास ने क्या कहा था, लैप्लास करेक्शन, ओके। लैप्लास ने कहा इट इज अ रैपिड प्रोसेस, मींस रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन जो जनरेट होते हैं वेव में, तो ये रैपिड प्रोसेस है। कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो जनरेट होते हैं वो क्या है, रैपिड प्रोसेस है। अगर ये रैपिड प्रोसेस है तो इसमें क्या हो रहा है, हीट रिमेन कांस्टेंट,
हीट क्या हो रही है, डेसिपेट होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मींस हीट ना बाहर जा रही है, वेव जैसे कंप्रेस होता है हीट जनरेट होगा, वो बाहर नहीं जाएगी, जैसे ही रेयरफेक्शन होगा हीट कम होगा, वो वापस सराउंडिंग से हीट नहीं ले सकता, तो यहाँ हीट कांस्टेंट रह सकती है। तो दिस प्रोसेस इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो न्यूटन ने क्या कहा था, आइसोथर्मल, तो न्यूटन कहां रॉन्ग हो गया, न्यूटन ने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन ये एक्चुअली कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां जो हम कांस्टेंट इलास्टिक मॉड्यूलस यूज करेंगे दैट इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हम यूज करेंगे यहां। और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो, इसमें E का वैल्यू क्या होगा, अब इसमें E का वैल्यू एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आएगा। ओके, सो यहां एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is E is equal to gamma P, where gamma is a constant and P is a pressure। तो इलास्टिसिटी लास्ट टाइम हमने P लिया था न्यूटन ने, यहां क्या लिया, gamma, where P क्या है, P है प्रेशर ऑफ मीडियम, प्रेशर ऑफ मीडियम, और gamma इज कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, इट इज रेशियो ऑफ, ये कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ Cp and Cv, where Cp is a specific heat at a constant pressure, ये क्या है, specific heat at a constant pressure, and Cv is a specific heat at a constant volume। Cp क्या है, Cp है specific heat at constant pressure, और Cv है specific heat at constant volume। so specific heat क्या होता है, amount of heat required to increase the unit mass। ओके, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हमें हीट लगती है दैट इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, डिपेंड करता है, बहुत टाइप के स्पेसिफिक हीट है, लेकिन इतनी हीट जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़े, उस हिसाब से उसको स्पेसिफिक हीट कहा गया है। तो अब गामा क्या होता है, गामा हमने कहा कांस्टेंट है, तो गामा इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, इन दोनों का रेशियो होता है इस पे, और इसका वैल्यू होता है 1.4, इसका वैल्यू कितना होता है 1.4, ये समझ में आ गया। तो अब ये सारे वैल्यू वापस लैपलास ने जो फॉर्मूला बनाया, तो लैपलास ने फॉर्मूला बनाया, अब वो फॉर्मूला देखते हैं करेक्ट होता है कि नहीं। तो लैपलास ने कहा अब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट, अब हमारा E का वैल्यू क्या था, गामा P अपॉन रो, अब गामा का वैल्यू क्या था 1.4, बाकी प्रेशर तो हमें पता है HdG अपॉन रो, अब HdG का वैल्यू पिछली बार हमने पुट किया था, वही वैल्यू हम सब पुट करेंगे यहाँ, इसमें वही वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 1.4 इंटू H का वैल्यू 0.76 मीटर, D का वैल्यू 13600, G का वैल्यू 9.8 और रो का वैल्यू 1.293। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 332.3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या था हमारा 332 मीटर पर सेकेंड, और लैपलास के इक्वेशन से जो वैल्यू आया वो 332.3, मींस ये नियर अबाउट सेम है, नियर अबाउट सेम है। तो लैपलास ने क्या कहा था कि इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये करेक्ट है, और लैपलास का ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया, लैपलास का ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया आज हमने क्या फाइंड किया। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसमें से स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बहुत बार आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, न्यूटन्स फॉर्मूला या फिर लैपलास करेक्शन बहुत बार पूछा जाएगा, तो इसका अच्छे से नोट्स बना के रखो और अच्छे से इसको लिख के रखो पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है।
तो यहां हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं।